देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से आ रही बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही रामलला को मिला 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा। भगवान रामलला के प्रति लोगों ने किया समर्पित। प्राण प्रतिष्ठा के दिन खोले गए थे रामलला के मंदिर के परिसर में 10 दान काउंटर। राम भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऑनलाइन भी दान भेजा था। 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने आज भी लगाई रामलला के दरबार में हाजिरी। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं। पहले दिन परिसर में 10 दान काउंटर खोले गए थे। भक्तों ने ऑनलाइन भी दान किया है और 5 लाख श्रद्धालुओं ने प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को दर्शन किए थे। आज करीब 2 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई है और पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन जो दान मिला है वो है 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान मिला है रामलला को। तो अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के दर्शन आम लोगों के लिए खुलने के बाद से ही अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति में लीन श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन करने को बेकरार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से हर तरफ खुशियां बिखरी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से ही अयोध्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। लोग भगवान राम की एक झलक पाने के लिए बेताब है। कोई पैदल, कोई बाइक से अपने घरों से निकलकर भगवान राम के सामने शीश झुकाने के लिए आतुर है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर तो पैर तक रखने की जगह नहीं है। हर भक्त बस अपने रामलला के पूर्ण दर्शन कर लेना चाहता है, जिसके लिए इतने साल तक इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन का मौका मिला। रामलला के आकर्षक स्वरूप को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हैं। रामलला से एक पल के लिए भी नजर नहीं हट रही है। दिल में बस एक ही तमन्ना है कि रामलला को एक टक देखते रहे। देखते पाव जाने की जरूरत गिरी तो पाव जाएंगे हम, लेकिन रामलला के दर्शन लेंगे ही। ये बताइए, बस रोक दी गई है, अब कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल ही जाएंगे सर। तो जाना तो है सर, लल्ला के दर्शन करेंगे सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम नासिक से आ रहे हैं, महाराष्ट्र। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। सुबह घना कोहरा भी रहता है, लेकिन राम भक्त कहाँ मानने वाले हैं। वो तो अपने प्रभु की धुन में रमे हुए हैं। बस किसी तरह रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। पहले ही दिन अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रामलला के दर्शन करके पुणे का एक पूरा दल आया है, जो ये सभी लोग शंख बजाकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी एक बड़ी टीम है। ये पुणे से आए हैं सारे शंख वादक, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। शंख बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, केशव, शंखनाद, पथक। राम भक्तों से लेकर साधु संतों में भारी जोश है। लोगों के चेहरे पर सुकून का भाव है। अयोध्या में भारी उत्साह है। कई सदियां बीतने के बाद रामलला को उनका स्थान मिला। अब टेंट से नहीं, राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की आरती के समय घंटियां गूंज रही हैं। ये देखकर राम भक्त भावुक भी है। अवध में राजा राम के आने से अयोध्या में प्रकाश फैला हुआ है। भक्त ललायित है। ऐसा लग रहा है मानो उनको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। रामलला के दर्शनों के लिए उनके भक्त हर मुश्किल पार करने को तैयार हैं। पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। जगन्नाथपुरी से आए हैं। हाँ, बाइक टूर से आए हैं। 16 तारीख से। हाँ जी, लंबी लाइन लगी। अभी तो अपने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी अयोध्या की फिजा में श्री राम का नाम गूंज रहा है। अयोध्या जाने के लिए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया, लेकिन फिर भी
देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में लोग अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। राम भक्तों को कोई दिक्कत पेश न आए और भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए खुद प्रशासन ने कमान संभाल रखी है। भक्तों को रामलला के सुलभ दर्शन कराने की कवायद निरंतर जारी है। सीएम योगी अयोध्या की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम के निर्देश पर तमाम बड़े अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाला हुआ है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राम भक्तों की सुरक्षा में पुलिस के साथ साथ पीएससी, सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। जवानों के तैनात होने से सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी है। फरवरी में अयोध्या ना जाए मंत्री, मार्च में दर्शन करने जाए। वीवीआईपी प्रोटोकॉल से वहां आम भक्तों को परेशानी हो रही है। अयोध्या आने से 7 दिन पहले सूचना देने की अपील भी पीएम की ओर से की गई है। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां लोगों को परेशानी होती है। इसलिए नसीहत दी गई है पीएम मोदी की ओर से अपने मंत्रियों को कि वो फरवरी महीने में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने ना जाए, मार्च के महीने में जाए। 7 दिन पहले सूचना देकर जाने की अपील भी पीएम की ओर से की गई है। अब बात धीरेन्द्र शास्त्री की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिर धर्मांतरण और विपक्ष को पर हमला बोला है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बाबा के बयान पर किया है पलटवार। ये रिपोर्ट देखिए। कौन देख रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिरों को मत तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो एशिया के दूसरे नंबर का है उसे तोड़ो। आपको बता दें कि जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इतना ही नहीं, कुनकुरी सीएम विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र है और बाबा का निशाना संभवतः यही था। वहीं बाबा ने धर्मांतरण, जातिगत जनगणना और अपनी शादी को लेकर भी बेबाक राय रखी। तोड़ना ही है तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो। क्या गलत बोला? तुमको पेट में जलन हो रही क्या? आओ हमारी बकरी में, हम छीलेंगे तुमको। ये धूर्तता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। बाबा की कथा में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी धर्मांतरण पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी नेता दिलीप जूदेव ने घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी वजह से जशपुर जिला सुरक्षित है। अन्यथा वहां एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा चर्च है। यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जशपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। कांग्रेस ने बाबा और सीएम के इस बयान पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरी बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित न करें, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएं। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो कोरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कोई निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया था और अब लोकसभा चुनाव की बारी है और बस्तर सहित अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने के आरोप लगाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ा वोट बैंक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप भी लगाए। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने किया है पलटवार। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास टेक्निकल एक्सपर्ट की कोई टीम नहीं है। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि क्या लोकतंत्र उनके हाथों में सौंप दें जो सॉफ्टवेयर डालते हैं। पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगाए। और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अब हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहें कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन। उधर दिग्गी राजा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लोग हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए, साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो उन जैसा वरिष्ठ राजनेता, ये 2018 में भी हम कर सकते थे जब हमारी सरकार नहीं बनी थी। उस समय भी हमारी सरकार देश में थी, हमारी सरकार प्रदेश में थी। इसके बाद हम 4 एमएलए से हम पीछे रह गए थे। आज भी हमारी देश में सरकार है और हम तो एक आंशिक बहुमत की सरकार चला रहे थे। अच्छा, और अगर हम ये सब ये संभव होता तो सबसे पहले उन्हीं क्या करते ना। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद से कांग्रेस ईवीएम राग छेड़ रही है। खासकर दिग्विजय सिंह अलग अलग मंचों से इस बात को उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पहले ही ईवीएम से चुनाव कराने में किसी भी गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर चुका है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के आरोप सियासी ज्यादा लगते हैं। इंडी गठबंधन की दरार खाई बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं इस पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी निशाना साध रही है तो कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में शुरू ही होने वाली है कि इससे पहले इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल से झटका लगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। उनके इस बयान पर बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि एकला चलो का खेला हो गया है। ये रेत का महल ढह रहा है और अब एकला चलो रे पे पहला खेला हो गया, अब दूसरा खेला भी होने वाला है, तीसरा भी होने वाला है और उसके बाद ये किला बिना किसी संघर्ष के काल कबलित होने वाला है और इतिहास के पन्नों में एक गठबंधन बना था ये दर्ज हो जाएगा। उधर इस मामले पर एमपी कांग्रेस ने सियासी दलों से ईगो छोड़ने की अपील की, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। देश में जो मौजूदा दौर चल रहा है उसे देखते हुए तो एक नागरिक के नाते मैं सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे देश की खातिर, संविधान की रक्षा के खातिर और न्याय व्यवस्था देश की कायम रहे, उसे देखते हुए तानाशाहों के खिलाफ अपना अपना
जो भी कुछ ईगो है उसे छोड़ते हुए एकजुटता के साथ पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। ममता बनर्जी के बयान के बाद से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुटा है। हालांकि ये तो गठबंधन की बात हुई, लेकिन इसने कांग्रेस को जरूर बैकफुट पर कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर बंगले पर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने B9 बंगला अलॉट किए जाने की मांग की। खास बात यह है कि इस मांग को लेकर बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में बंगले की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने B9 बंगला देने की सरकार से मांग की है। उमंग सिंघार ने B9 बंगले में बचपन बिताने का हवाला दिया और सरकार से भावनाओं के सम्मान की अपील की। देखिए, स्वाभाविक है कि अब उस बंगले पे एक पुराना जुड़ाव है। बचपन से मैं उस बंगले पे रहा हूँ बुआ जी के साथ, और माननीय स्वर्गीय जमुना देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो पूरे प्रदेश के लोगों को सेवा, उनको एक मौका मिला सेवा करने का। तो सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों से एक वहाँ पे एक जुड़ाव रहा है बुआ जी का मेरा। तो मैंने इसी एक भावना से कि भाई अब चूंकि बंगला अभी तक अलॉट हुआ नहीं है, तो मैंने चाहा कि भाई ठीक है, एक अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक मेरी भावनाओं को सम्मान करते हुए, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया। बाकी तो उनके विवेक का अधिकार है। दरअसल जो B9 बंगला उमंग सिंघार ने मांगा है, उससे पहले यानी B8 पूर्व सीएम शिवराज सिंह का बंगला है। इसके साथ वाले बंगले में शिवराज सिंह का ऑफिस है और मौके पर B9 नाम से कोई नेम प्लेट नहीं है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि उमंग सिंघार ने मिसिंग बंगला मांगा है। एमपी में बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 74 बंगले स्थित B9 बंगले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी, जो उनकी बुआ थी, वो B9 बंगले में रहती थी, तो वो उन्हें अलॉट किया जाए। अब सियासत इसलिए गर्म है कि B9 जो बंगला है वो एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले से लगा हुआ है। उधर उमंग सिंघार की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि उनको कमलनाथ का बंगला अलॉट करा लेना चाहिए। देखिए, यूं तो बंगला प्रक्रियाओं के अनुसार मिलता है, पर B9 क्यों? अगर उमंग सिंघार जी को कोई बंगला ही मांगना था तो कमलनाथ जी का मांगना चाहिए था। कम से कम अपने नेताओं की भावनाओं और उनकी कार्यशैली से वो प्रभावित है, ये तो बताते। तो उमंग सिंघार जी ने दर्शा दिया है कि बंगले में भी कमलनाथ जी के वो साथ नहीं है। बंगले के अलॉटमेंट की एक प्रक्रिया होती है। ऐसे में उमंग सिंघार की मांग पर सरकार विचार भी करेगी तो प्रक्रिया के तहत ही करेगी। वहीं भोपाल में राम मंदिर की प्रतिकृति के सामने दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महाआरती के बाद आतिशबाजी की गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सामने यहाँ पर दीपावली की गई, महाआरती हुई, उसके बाद जमकर आतिशबाजी भी हुई और कुछ इस अंदाज में वहां राम भक्त नजर आए। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भोपाल में, जहां राम भक्त उमड़े। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं अयोध्या में थाईलैंड के कलाकारों के द्वारा रामायण का मंचन किया गया।